पूछा कि उसने मेरे से क्या पूछा कि मेरा पैरट गुम हो गया है। मेडिटेशन। नहीं रे, क्लास शुरू होगा ना, एस्ट्रोलॉजी उसका डेमो। मेरा पैरट गुम हो गया। तो आप इसमें क्या बता सकते हो? ठीक है। तो अब ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो शुरुआत में जो है, अगर किसी ने सीखा तो काफी इरिटेटिंग भी हो जाता। अगर मेरे को भी आज से पहले कुछ कुछ साल पहले ऐसा क्वेश्चन आता तो मैं उसको आ, शायद अच्छे से जवाब नहीं दे पाता, या ये सोचता कि यार ये क्या क्वेश्चन हुआ। लेकिन अब जब मुझे इतना एक्सपीरियंस हो गया है इसको करते हुए, तो आप समझो मैंने कम से कम 1 या 1.25 घंटा मेरा सेशन गया हुआ। फिर अब वो वहां से कहानी शुरू हुई, और उसको मैं कुछ ना कुछ और बताता गया, और वो एग्री करती गई। ठीक है। तो हो सकता है कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको एक ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा मैं इसमें कि आप उसको यस नो का आंसर का आप जवाब दे पाओगे। या जैसे कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये 3 प्रपोजल्स हैं मेरे पास मैरिज के लिए, तो कौन से प्रपोजल मेरे लिए ठीक रहेगा। ठीक है। तो इसका जवाब हम लोग आसानी से, और जो हमारी मोडेलिटीज है उसमें शायद नहीं दे पाते इतनी आसानी से, लेकिन इसमें हम काफी कॉन्फिडेंस से आप जवाब दे सकते हो। ठीक है। तो वो भी हम कवर करेंगे इस कोर्स में। ठीक है। तो बेसिकली ये काफी प्रेडिक्टिव कोर्स रहेगा, कि जहाँ पे आपको प्रडिक्शंस करना है, कैसे आप कंसल्टेशन आपको करना चाहिए, कैसे आपको लंबी कंसल्टेशन करनी है। क्योंकि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म में काम करते हो, तो आपको ये सारे मेथड्स या ट्रिक्स आनी चाहिए। आप न्यूमरोलॉजी भी करते हो या पामिस्ट्री भी करते हो, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी में जो टाइमलाइंस की प्रोडिक्शन है, वो काफ़ी सटीक और काफ़ी आपको एक डेफिनेट चीज़ मिलती है। क्योंकि अगर हम पामिस्ट्री में भी देखते हैं, तो हम साल के हिसाब से बता सकते हैं कि इस पीरियड से इस पीरियड के बीच में हो सकता है। लेकिन जब एस्ट्रोलॉजी में हम कैलकुलेशंस करते हैं, तो हम उसको और जीरो इन कर सकते हैं, भाई इस पीरियड में ये इसका काम हो सकता है। ठीक है। तो हम उसको चार्ट को भी रीड करेंगे, फिर उसके बाद उसका ट्रांजिट भी स्टडी करेंगे, फिर उसके बाद हम भृगु चक्र पद्धति भी लगाएंगे। तो उससे हम तीनों चारों तरीके से देख के तो काफी एक आइडिया हो जाता है कि भाई ये जो इसका इवेंट है इसी पीरियड में फ्रूटीफाई होगा। फिर इसमें एक देश काल परिस्थिति का भी रोल होता है, कि भाई अगर पहले के टाइम में देखो, तो 21 22 में 24 में शादी हो जाती थी। तब आजकल देखो तो वो जो है 5 साल आगे शिफ्ट हो गया है। लगभग जो है अगर शहरों में देखो तो 28 29 30 से पहले कोई मैरिज नहीं होती। तो ये अपना एक विवेक भी लगाना है कि हमें कौन से अगर किस एज ग्रुप में, और कौन सा हमें टाइम लेना है। कि शादी के योग तो ऐसा नहीं होता कि एक ही बार बनता है, ये एक ही डेफिनेट है कि भाई इसी में ही शादी होगी। ये योग बार बार बनता है। तो हमें उसे आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि इसका ये इवेंट कब हो सकता है। ठीक है। तो ये एक हाँ जी। सर जैसे मुझे बिल्कुल ही नहीं आता एस्ट्रोलॉजी, जीरो हम्म। हूँ मैं। हम्म। तो सर हाँ, तो ये तो बेसिकली। बहुत हाँ। इजी है ना। मतलब अगर आपको, अगर अच्छा। वैसे देखो, तो आपको, अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आपको प्लैनेट्स तो पता ही है कि हाँ प्लैनेट्स जी क्या है। जी सर। ठीक है। तो हम्म इसमें 12 साइंस होते हैं और 12 हमारे हाउसेज होते हैं। तो 12 हाउसेज जी। बेसिकली हमारे, समझो जैसे घर में एक हम जगह होती है कि यहाँ पे ये रखते हैं, यहाँ पे ये रखते हैं। तो वैसे ट्वेल्व हम्म। हाउसेज हमारे जो लाइफ के 12 हिस्से हैं। ठीक है। हम्म। और जो 9 प्लैनेट्स हैं, तो उसमें कुछ हम शुभ ग्रह कहते हैं, कुछ हम मेलेफिक प्लैनेट कहते हैं, कुछ बेनेफिक कहते हैं। तो लेकिन हम उससे काम लेना आना चाहिए। अगर मेलेफिक ग्रह भी है, तो हमें हम्म। उसे कैसे यूज करना है। अब घर में कोई बहुत बदमाश बच्चा है, या कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, तो उससे भी ये होता है ना, भाई इसको इस तरह के का काम दिया जाए कि ये यहाँ पे अच्छा कर सके। ठीक है।
तो एक तो ये है कि कोई भी हॉरोस्कोप खराब नहीं होता, सब हॉरोस्कोप में प्लस और माइनस है। ठीक है। तो हमें कभी भी अगर कोई नेगेटिव, बहुत ज्यादा नेगेटिव तरीके से, क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है कि ये डर पे ज्यादा चलता है कि लोग डराते हैं कि 7.5 आ गई या मांगलिक दोष हो गया आपकी कुंडली में, तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो हमें उसको सही गाइडेंस देनी है कि ताकि उसके जो प्लैनेट्स हैं वो उसके हिसाब से अपना जीवन जी। ठीक है। तो अब अमिताभ बच्चन के 8th हाउस, इसको ऑब्स्ट्रक्शन का, एक्सीडेंट का हाउस माना जाता है। तो वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी है वहां पे। ठीक है। तो लेकिन 8th हाउस से रिलेटेड अगर वो कुछ करता है, उसके अलाइन होके कुछ करता है, तो वो 8th हाउस उसे खराब रिजल्ट नहीं देगा। ठीक है। बिल्कुल। हाँ, तो कोई भी हाउस खराब नहीं होता, कोई भी प्लेनेट खराब नहीं होता, बस ये है कि हमें उसके अनुसार चलना है। ठीक है। अगर हम वो कर लेते हैं तो हमें एक्सटेंसिव रेमेडीज की जरूरत नहीं है, अगर हम अपने चार्ट के हिसाब से चलते हैं। जैसे अगर 6, 8, 12 हाउसेस को एस्ट्रोलॉजी में डिफिकल्ट हाउसेस कहा जाता है। तो अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि भाई जिसमें 6, 8, 12 में ज्यादा ग्रह है, या वो हाउस ज्यादा एक्टिव है, तो 6, 8, 12 जहाँ मुसीबतों को दिखाते हैं, तो वहीं आप उसको ये कह सकते हो कि आप लॉ में चले जाओ या मेडिकल फील्ड में चले जाओ। अगर वो राइट टाइम पे आपको अप्रोच कर लेता है, तो आप उसके अच्छे से गाइडेंस कर सकते हो। तो अगर वो इन फील्ड्स में चला जाता है तो वो बहुत अच्छा करता है। ठीक है। तो सर मेरे खुद ही 12th हाउस में 4 प्लैनेट है। तो बहुत हाँ। लोगों ने डराया है, लॉस का हाउस है, लॉस का हाउस है, आगे हम्म, लाइफ बहुत स्ट्रगल रहेगी रहेगी। नहीं नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। वो अगर 12th हाउस अच्छा है तो मतलब आपके पास में इनफ होगा, पैसा अच्छा होगा कि भाई आप अच्छे से एंजॉय कर सको। और 12th हाउस एक स्पिरिचुअल हाउस भी है, तो आप एस्ट्रोलॉजी में या हीलिंग में या स्पिरिचुअल साइंसेज में अच्छे से गाइड कर सकते हो। ठीक है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जिनका 6, 8, 12 में होता है प्लैनेट, तो वो अपने नेटिव प्लेस से दूर जाके तरक्की ज्यादा करते हैं। ठीक है। तो ये एज आप उसको रेमेडी भी दे सकते हो, या उसे हम लोग गाइड कर सकते हैं भाई तो इस तरीके से चल, तो तेरा काम सही हो जाएगा। बजाय इसके भाई आप रेमेडी भी दो, जेमस्टोन भी दो, लेकिन साथ में जो आप काउंसलिंग करोगे, तो दैट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट। ठीक है। तो आज हम, और आपको काफी चीजें स्नैपशॉट आनी चाहिए कि भाई आप देखते बता दो, क्योंकि बहुत ज्यादा आप अगर उसकी डिटेलिंग में जाते हो कि भाई किताबें मैं आपको रेफर कर दूं, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस इतने साल का है वो मैं आपको शेयर करूंगा कि आपको कैसे लोगों को बताना है कि कैसे वो लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके। क्योंकि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते हो तो आपको बहुत थोड़ा टाइम मिलता है, और एक तरह से आपके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस और अच्छा टेस्ट होता है कि आप अपनी नॉलेज को फास्ट कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो आज हम मून को पढ़ते हैं। मून को एजुकेशन के लिए भी देखते हैं। तो ये हमारे हाउसेज होते हैं, 1, 2, 3, 4। हाँ, ये एंटी क्लॉकवाइज हमें बनाना है चार्ट। तो ये फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, टेंथ, 11th और 12th। तो हमारे 12 हाउसेज हैं, 12 हिस्से हैं जीवन के। ठीक है। तो आप में से कोई है जिसको बिल्कुल ही आइडिया नहीं है कि चार्ट कैसे है, या एस्ट्रोलॉजी का कुछ एबीसीडी भी नहीं आता? या हाउसेस का तो मोर और लेस मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को पता ही होगा। नहीं सर, मुझे नहीं पता है, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं, इसीलिए मैंने आपसे कहा। ओके ओके। तो जब हम आ, अपना किसी सॉफ्टवेयर में, डेट ऑफ बर्थ, टाइम,
और प्लेस ऑफ बर्थ डालते हैं, तो एक ये चार्ट बन के आता है, ऐसे बॉक्सेस बने हुए आते हैं कि यहाँ पे जो सेंटर वाला हाउस है उसको हम फर्स्ट हाउस गिनते हैं, और ये एंटी क्लॉकवाइज चलता है। ठीक है। तो जो फर्स्ट हाउस है वो हमारी फिजिकल बॉडी है, हम लोग हैं, और हमारा कैसे हम रिएक्ट करते हैं ये हमारा ब्रेन का पार्ट है। ठीक है। तो हमारा हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, हम कैसा, कैसी किसी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करते हैं, वो हमारा फर्स्ट हाउस है। ठीक है। दिस इज मी। ये हमारी फैमिली और वेल्थ का हाउस है। ठीक है। तो हम, हमारा अगर जन्म हो गया उसके बाद क्या है, हमारी फैमिली है। ठीक है। उसके बाद हमारे ब्रदर एंड सिस्टर का हाउस है ये, यंगर सिबलिंग्स का हाउस है, शॉर्ट ट्रेवल्स का हाउस है, करेज का हाउस है। ठीक है। फोर्थ हाउस हमारा एसेट्स का हाउस है, मदर का हाउस है, मेंटल पीस का हाउस है। अब मेंटल पीस के साथ में मेंटल अनरेस्ट का भी हाउस है। अगर फोर्थ हाउस में हमारे मेलेफिक रहे होंगे तो वो हमें मेंटल पीस रहने नहीं देंगे हमारे लाइफ। ठीक है। फिफ्थ हाउस हमारा लव एंड रोमांस का है, और हमारी क्रिएटिविटी का है, स्पोर्ट्स का हाउस है। तो जो स्पोर्ट्स में अच्छा करेंगे तो उनका फिफ्थ हाउस काफी स्ट्रांग होगा। ठीक है। इंटेलेक्ट का हाउस है हमारे। सिक्स्थ हाउस हमारा रोग, ऋण और शत्रु का हाउस है, ये कंपटीशन का हाउस है। अब ये पहले के टाइम में इसको हम खराब हाउस मानते थे, लेकिन आजकल ये हाउस स्ट्रांग होना काफी जरूरी है, क्योंकि हमारी ये लोन कैपेसिटी को भी बताता है कि हमें लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अगर छठा घर हमारा अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को जल्दी लोन मिल जाएगा। तो लोन से आदमी अपनी लाइफ और बेटर कर सकता है, इंप्रूव कर सकता है। सेवन्थ हाउस हमारा ये हम है, तो जो बिल्कुल हमारे सामने वाला हाउस है वो हमारे पार्टनर का होता है। अब पार्टनर वो बिजनेस पार्टनर भी और लाइफ पार्टनर भी। और ये बेसिकली बिजनेस का भी हाउस है। जैसे छठा घर हमारी जॉब है, तो सातवां घर हमारा डे टू डे बिजनेस। तो अगर कोई बिजनेस मैन है या बिजनेस में है तो उसका सातवां घर अच्छा होना चाहिए, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स होने चाहिए, इसका स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए। एट्थ हाउस हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है, कोर्ट कचहरी का भी है, छठा भी कोर्ट कचहरी है। लेकिन आठवां, आठवें में जो कोर्ट कचहरी होती है वो लंबे टाइम तक चलती है। और ये एज का भी हाउस है। ठीक है। और सडन खर्चों का, तो कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो एकदम सडन आते हैं और आदमी को करने ही पड़ते हैं, जैसे किसी की सर्जरी आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया। ठीक है। तो वो सारे हमारे एट हाउस में आएंगे। तो आपके पास कोई क्लाइंट आता है तो ज्यादातर उसका एट हाउस अगर वर्किंग में होता है तो आपके पास में ज्यादा लोग आते हैं, छठा आठवां। तो उससे रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स ज्यादा हमें परेशान करती है। ओके संतोष। नाइन्थ हाउस हमारा लॉन्ग ट्रेवल्स का है, हायर एजुकेशन का है। टेंथ हमारा करियर और प्रोफेशन का है, हमारे स्टेटस का है। ठीक है। तो अगर किसी का नाइन्थ हाउस अच्छा होगा तो उसका हायर एजुकेशन उसके भाग्य में होगा। लॉन्ग ट्रेवल्स यानी विदेश जाना, फॉरेन जाना। दसवां करियर का। इलेवेंथ हाउस हमारी इनकम का है, गेन्स का है। और बारहवां घर हमारे एक्सपेंडिचर का है, और इन्वेस्टमेंट का भी है। ठीक है। तो मतलब अगर बारहवां घर ज्यादा एक्टिव है तो आदमी के हाथ में पैसा टिकने की संभावना कम रहती है, उसका खर्चा ज्यादा होता है।
अब वो खर्चा उसका अच्छी चीजों में भी हो सकता है, एज एन इन्वेस्टमेंट, या उसका कहीं ना कहीं वो खर्चा होगा, कहीं ना कहीं वो आउटफ्लो वाला हाउस है, और ये फॉरेन का हाउस भी है। इसीलिए कहते हैं कि ये घर से अगर दूर जाके अगर कहीं सेटल होगा तो उसको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो ये 12 हाउसेज हैं। तो जब हमारे ये दशा अंतरदशा में एक्टिवेट होते हैं जो जो हाउसेस, उसका रिजल्ट हमें लाइफ में मिलता है। और इन्हीं 12 हाउसेस के थ्रू हम, जो भी हमारे पास क्लाइंट आता है, उसके हर क्वेरी का जवाब इन्हीं 12 हाउसेज में छुपा हुआ है। तो उसका जो भी क्वेश्चन होगा, तो उससे रिलेटेड हम हाउस स्टडी करते हैं, और उसके अनुसार उसे रिजल्ट बताते हैं कि भाई ये आपका इस तरीके से, इस पीरियड में, या इस दशा में, या इस टाइम पीरियड में आपके साथ में ये घटनाएं होंगी। ठीक है। अब हम मून को लेते हैं। तो अगर मून किसी का फर्स्ट हाउस में होता है तो उसको एजुकेशन से रिलेटेड अच्छा फल मिलता है, मतलब वो जो एजुकेशन लेगा तो उसको वो फलेगी। ठीक है। और ऐसा व्यक्ति अपनी मदर से रिजेंबल करता है, क्योंकि मून इज मदर, और उसके हैवी मूड स्विंग्स होंगे, और वो इमोशनल और नर्चरिंग नेचर का होगा, और उसके इंट्यूशन भी हाई मिलेगा। लेकिन उसके अगर हम एजुकेशन पार्ट को देखते हैं, अगर चंद्रमा फर्स्ट हाउस में है तो उसकी एजुकेशन उसे फल देती है, और यही चंद्रमा उसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अच्छा फेवर करता है। ठीक है। अगर चंद्रमा हमारे दूसरे भाव में होता है, तो बस अगर किसी का आपने देखा कि फर्स्ट हाउस में प्लेनेट चंद्रमा है, तो यानी उसे कहीं ना कहीं वो अपनी मदर के जैसा दिखता होगा। और चंद्रमा क्योंकि इमोशनल प्लेनेट है, तो उसका नेचर भी इमोशनल होगा। थोड़ी वेरिएशंस जब पड़ेंगी जो भी इसका साइन लॉर्ड होगा उसके हिसाब से। लेकिन अगर फर्स्ट हाउस में चंद्रमा है, तो उसके लिए एक ही रेमेडी है कि अपने मदर का वो अच्छे से ख्याल रखे, उससे अच्छे संबंध रखे, तो उसकी सारी चीजें लाइफ में सही चलेंगी, उसका करियर भी अच्छा चलेगा, उसकी हेल्थ भी बढ़िया चलेगी। ठीक है। चंद्रमा अगर सेकंड हाउस में है तो भी ये बहुत अच्छा वेल्थ गिवर है, लेकिन उसके फाइनेंसिस में उतार चढ़ाव बहुत रहता है। और ऐसा व्यक्ति बहुत फास्ट बोलने वाला होगा, क्योंकि चंद्रमा सबसे तेज गति का प्लेनेट है। ठीक है। और ऐसे चंद्रमा का अगर ये शुभ होगा, तो उसके कोई ना कोई मेल चाइल्ड जरूर होगा, या ब्रदर। चंद्रमा दो में उच्च का माना जाता है, यानी स्ट्रांग पोजीशन में चंद्रमा को मानते हैं। यानी मदर कहीं ना कहीं उसको बहुत फेवर करती है, और एजुकेशन में भी उसकी एजुकेशन उसको अच्छा फल देती है। ठीक है। और ऐसे लोगों में ये भी ऑब्जर्व किया कि उसकी जो मदर इन लॉ होती है, वो भी काफी सपोर्टिव और हेल्पफुल रहती है। फिर चंद्रमा तीसरे घर में आ जाता है। तो तीसरे घर में जिसका चंद्रमा होगा, तो उनके घर में मदर की ज्यादा चलती है, मदर इज डोमिनेंट। और उनको जब वो एजुकेशन फेज में होते हैं तो उनको अच्छे नंबर से पास होते हैं, और सर्टिफिकेट और ऑनर मिलता है। लेकिन तीसरे हाउस में चंद्रमा, ये जरूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ाई की है तो उसका आपको, वो आपके काम में भी सहायता दे। कई बार ऐसा होता है तीसरे चंद्रमा वाले की पढ़ाई कुछ और होती है, और काम वो कुछ और कर रहा होता है। ठीक है। फिर चंद्रमा चार, इसका चंद्रमा चार में होता है, उसको कहते हैं कि उसको एजुकेशन का पूरा रिजल्ट मिलता है। यानी वो जो एजुकेशन करता है उसी हिसाब से उसको प्रोफेशन भी मिलता है, और उसमें उसकी काफी हेल्प मिलती है। और चौथे चंद्रमा वाले को ये भी कहते हैं कि जिसका चौथे में चंद्रमा होता है,
तो वो जितना जो घर में आए हुए मेहमान की सेवा करता है, या इसमें कहते हैं कि उसको मिल्क देता है या पानी पिलाता है, तो इतनी उसकी वेल्थ बढ़ती है। और वो जितना खर्चा करता है उतना ही ज्यादा उसके हाथ में पैसा आता है। तो आप में से किसी की है जिसके चंद्रमा चौथे में हो? सर मेरा है फोर्थ हाउस चंद्रमा। अच्छा। हाँ, वो कंजूसी मत करा करो। फिर आप जितना आप खर्च करोगे उतना ही पैसा आपके पास आएगा। आप जैसे ही पैसा खर्च करना बंद कर दोगे, आपकी इनकम आनी कम हो जाएगी। हम्म। और कोई घर में आपके मेहमान आए तो उसे आप कोई मिल्क शेक दो, या उसको कम से कम उसे पानी जरूर पिला के, जैसे अगर कोई पोस्टमैन भी आता है तो उसे पानी जरूर दिया करो। तो ये आपकी अच्छा, इमोशनल हेल्थ के भी अच्छा होगा, और आपको फाइनेंसिस में भी बढ़ोतरी मिलेगी। तो सर जैसे मेरा एजुकेशन तो पहले कुछ और रहा है, अभी कुछ और है, मतलब चेंज हुआ है काफी। हाँ, लेकिन आपने जैसे जैसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ी या न्यूमरोलॉजी पढ़ी, तो उससे हाँ आपने अर्न किया ना। हाँ हाँ, अभी हाँ। अभी मतलब आफ्टर हाँ। सर्टेन एज हाँ। लाइक। लेकिन खराब नहीं गई ना, वेस्टेज नहीं। नहीं नहीं नहीं, हम्म। बिल्कुल सही बात तो कई लोग करते हैं कोर्स, लेकिन कुछ उसका बेनिफिट नहीं मिलता। है। हाँ, राइट। ठीक है। ओके। ऐसे चंद्रमा 5 होता है, जिसके 5वें घर में होता है, उसको एजुकेशन का फल पूरा नहीं मिलता। मतलब जब वो एजुकेशन करता है तो उसके प्रोफेशन में काम नहीं आती। ठीक है। और एक 5वें चंद्रमा में भी ऐसे घरों में मदर का होल्ड ज्यादा होता है। जैसे तीसरे चंद्रमा में था, वैसे ही 5वें चंद्रमा में। तो कई लोगों में होता है ना, कई घरों में कि फादर डोमिनेंट होते हैं, कई घरों में मदर डोमिनेंट होती है। तो अगर तीसरे में किसी के चंद्रमा है या 5वें में चंद्रमा है, तो वहां पे मदर ज्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करती है। घर के रूल्स वो डिसाइड करती है। लेकिन 5वें चंद्रमा वाले की एजुकेशन का उसे ज्यादा लाभ नहीं मिलता। ठीक है। ऐसे ही छठे घर में चंद्रमा, तो छठा घर मेहनत मशक्कत का और स्ट्रगल का है। तो ऐसे व्यक्ति को अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसको उसकी एजुकेशन फलती है, या उसे पूरी हो पाती है। ठीक है। तो छठे में कई बार आप ये भी देखोगे एजुकेशन बीच में छूट गई, या 12th के बाद नहीं कर पाए क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। ठीक है। तो किसी का है यहाँ पे छठे में चंद्रमा? सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं कौन से प्लेनेट कहाँ है, सिर्फ 12th हाउस का ही पता है। अच्छा, आपका चंद्रमा कहाँ है? मून कहाँ लिखा हुआ? कौन सर से नहीं बॉक्स पता। में है? और मुझे चार्ट ही रीड करना नहीं आता। अच्छा, कोई बहुत बहुत अच्छी बात है, आपको नहीं आता तो सीख लोगे आप। फिर जी आता है सर। चंद्रमा 7वें घर में। तो जिसके 7वें घर में चंद्रमा होता है, तो उनके घर में कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर या पोएट, या पोएट्री में म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है। और ऐसे लोगों की एजुकेशन मैरिज से पहले कंप्लीट हो जाती है। मैरिज के बाद वो पढ़ाई नहीं कर पाता। जो पढ़ाई होगी मैरिज से पहले ही पूरी हो जाएगी। ठीक है। सर फिर ऐसे चंद्र लोगों का जो पार्टनर होगा वो भी तो मतलब कला क्रिएटिव होगा या खाना पसंद करेगा नहीं, या चंद्रमा कोई। अगर 7वें घर में है तो ऐसे लोग काफी अटैच होते हैं अपने पार्टनर से। ओके। और अगर ये चंद्रमा शुभ हुआ तो पार्टनर बहुत सुंदर होगा। जहाँ पे भी चंद्रमा होगा तो वहां पे सुंदरता देगा। ठीक है। तो जैसे अगर किसी के लगन में और अच्छी राशि में शुभ प्रभाव में है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर होगा। किसी के 7th में है तो पार्टनर बहुत सुंदर होगा। लेकिन वो एफ्लिक्शन में नहीं होना चाहिए। तो दूसरे कोई पाप ग्रह से दृष्ट नहीं होना चाहिए। अच्छी स्ट्रेंथ में होगा तो पार्टनर सुंदर होगा, और आदमी बहुत अटैच होगा उससे, तो अपने स्पाउस से, या वाइफ होगी तो अपने हस्बैंड से। ठीक। क्योंकि ये मन का कारक है, तो हमारा मन कहाँ चला गया, पार्टनर क्या होगा। ठीक है। फिर किसी का चंद्रमा अष्टम में है, तो आप ये श्योर शॉर्ट मतलब आप ये कह सकते हो तो 90% प्लस आपकी चीजें सही जाएंगी। और चंद्रमा किसी का 5 में होगा तो आप कह दो कि आपकी मदर की चलती है, और एजुकेशन से आपको लाभ नहीं मिलता। जो आपने एजुकेशन दी
करी थी वो आपके काम नहीं आई। दूसरे बार वाले चंद्रमा का मैंने बहुत देखा कि उनकी गाड़ी, अच्छी बड़ी गाड़ी के योग दूसरे चंद्रमा वालों के बनते हैं। ठीक है। और मदर या मदर इन लॉ इनको फाइनेंशियली बहुत सपोर्ट करते हैं। और चंद्रमा स्ट्रेस का कारक भी है। ठीक है। तो जो जिसका दूसरे भाव में चंद्रमा होगा तो वो फाइनेंस को लेके, पैसों को लेके बहुत ज्यादा टेंस रहता है। जैसे अगर कहीं कुछ पैसे दे दिए तो टेंशन में रहेगा, अब ये वापस आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, बेचैनी रहती है पैसों को लेके। ठीक है। आठवें भाव में चंद्रमा होगा तो आइदर मदर और एजुकेशन। अगर एजुकेशन अच्छी हुई तो ऐसे व्यक्ति की मदर काफी बीमार हो, उसकी हेल्थ काफी खराब होगी, या वो अपनी मदर से दूर चला जाए। ठीक है? यानी मदर का सुख नहीं मिलेगा अगर एजुकेशन अच्छी हुई। और अगर मदर का सुख अच्छा है तो फिर एजुकेशन बढ़िया नहीं। ठीक है। और आठवें घर में चंद्रमा होगा तो उनके घर में प्लम्बर के इशू काफी आएंगे, कि प्लम्बिंग इशू, बार बार टैप बहना या दीवार से पानी सीलन आना, बार बार प्लम्बर को आपको किसी ना किसी काम के लिए बुलाना पड़ेगा। ठीक है। फिर चंद्रमा नौवे में, नौवे भाव में चंद्रमा अच्छा होता है, उसको एजुकेशन का अच्छा फल मिलता है। 10वें भाव में चंद्रमा, एजुकेशन अच्छी नहीं रहती। ठीक है। तो मैंने 10 चंद्रमा वाले में देखा कि वो उनका प्रोफेशन लाइफ में 2-3 बार तो चेंज हो ही जाता है। और उनके प्रोफेशन में उनको ट्रैवल बहुत करना पड़ता है, तो ये चंद्रमा ट्रैवल का भी कारक है। ठीक है। तो अगर 10वें भाव में चंद्रमा होगा तो आप कह सकते हो कि आपने कम से कम लाइफ में 3-4 प्रोफेशन चेंज किए हैं, और आपको अपने प्रोफेशन में काफी ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है। चंद्रमा अगर 11वें भाव में होगा तो या तो बहुत ही ज्यादा टॉप की एजुकेशन होगी, या बिल्कुल ही बेकार होगी। या तो बहुत ज्यादा एजुकेशन होगी, या उसकी एजुकेशन बहुत ही कम होगी। ठीक है। तो ये 11वें भाव में दिखते हैं। 12वें भाव का चंद्रमा, यहाँ पर भी एजुकेशन डिस्टर्ब करता है, लेकिन अगर वो ऑकल्ट में या साइकोलॉजी में जाता है। ठीक है। तो वो यहाँ पे ये चंद्रमा इन चीजों में हेल्प कर देता है। ठीक है। इंट्यूशन से रिलेटेड या हीलिंग से रिलेटेड, डॉक्टर्स के हो सकता है 12वें घर में चंद्रमा, जो उनको ठीक रिजल्ट दे। वरना ये चंद्रमा, अगर चंद्रमा आपका 6 से 12 में है, यानी छठे में, 8वें या 12वें में, तो आप उसको सीधे से कह सकते हो कि आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम या एनजाइटी इश्यूज है। ठीक है। और 8 नंबर राशि में यानी स्कॉर्पियो में चंद्रमा नीच का माना जाता है। तो ये जिसका नीच का होगा उसको भी आप ये कह सकते हो कि 8वां भाव या 8वीं राशि, तो उनको एनजाइटी इश्यूज या ओवर थिंकिंग नेचर है, कि वो अपने इमेजिनेशन में काफी चीजें नेगेटिविटी की तरफ उनकी जा सकती है। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग अलग अलग ग्रहों का स्नैपशॉट भी देखेंगे, प्लस उसको डीपली स्टडी करेंगे कि कौन सा ग्रह कहाँ पे उसको क्या रिजल्ट दे। तो किसी के कुछ मैच करा है कुछ जो ये सब बताया? यस सर, सब कुछ मैच हो रहा है। आपका सब कुछ मैच हो रहा है, वेरी सर गुड। मेरी डॉटर का है ना, फर्स्ट हाउस में है चंद्रमा, मंगल तो के साथ। मतलब वो आपसे रिजेम्बल करती है नेचर में, हाँ आपसे हाँ, काफी अटैच करती है। है। यस यस, करती है। और उसको, थैंक यू सर ईश्वर। मर्क्यूरी के साइन में, मर्क्यूरी बुध के साइन में। हाँ, कोई नहीं, लेकिन बस हम तो चंद्रमा ही लगा रहे हैं, फर्स्ट हाउस में है, यानी वो जो एजुकेशन करेगी तो उसको हम्म। फलेगी। और उसको मदर का काफी सपोर्ट मिलेगा क्योंकि लगन में चंद्रमा आ गया।
सर और तो उसकी कोई पर्सनल। जैसे थेरेपिस्ट वगैरह बन सकती है क्या, थेरेपिस्ट या ऐसा हाँ, कुछ? गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकती है, क्योंकि पहले घर में चंद्रमा गवर्नमेंट जॉब का भी सूचक है। ओके, बट वो तो तो बाकी भी देखना पड़ेगा ना, सन कहाँ है, वो क्या है। हाँ, वो भी देंगे, लेकिन एजुकेशन उसकी फलेगी। मतलब जो फलेगी, ओके। एजुकेशन वो करेगी उसका उसे रिजल्ट अच्छा मिलेगा। अच्छा, गवर्नमेंट में भी जा हम्म। सकती है, ओके। हम्म। ओके ओके। तो यहाँ पे चैलेंजिंग कहाँ पे है कि अगर चंद्रमा यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आइदर है कि या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हुआ है, बिल्कुल ही नहीं। और ये क्योंकि कौन से घर ये में, कौन से घर में? 11वें घर में। और जो हम्म। 11वें घर में एक और पेक्यूलियर चीज क्या है कि अगर वो रात को पड़ता है, जब जैसे चंद्रमा का समय हो जाता है ना रात का, ये दिन में सूर्य का समय रहता है, तो 11वें चंद्रमा वाला अगर रात को पड़ता है तो उसकी एजुकेशन अच्छी रहती सर तब मेरा 11वें में ही होगा। है। अच्छा, तो आप रात को ही पढ़ती थी, रात काली करती थी। जी सर। हैं, तो 11वें में चंद्रमा अगर वो रात को पड़ेगा तो उसको अच्छा रहता है। तो ये हम रेमेडी भी दे सकते हैं। हमने किसी का चंद्रमा 11वें में देखा, उसने कहा भैया तू रात को पढ़ा कर, तेरी पढ़ाई बढ़िया होगी। ठीक है। तो 10वें में थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, लेकिन और ग्रहों का भी देखना पड़ता है। लेकिन ज्यादा आपको दिखाई देगा जैसे 8th हाउस में है, तो ये चीज आपकी एकदम सटीक बैठेगी कि या तो उसकी मदर का सुख नहीं होगा, या तो हो सकता है वो फॉरेन चला जाए, दूर चला जाए। ठीक है, तो एजुकेशन कर सकता है। तो हम उससे ये रेमेडी भी दे सकते हैं जिसका 8th हाउस में चंद्रमा हो, कि भाई इस बच्चे को आप बाहर पढ़ने भेजो। तो ऐसे मेरे कुछ क्लाइंट्स की मैंने चार्ट में देखा है, तो वो ऑटोमेटिकली कुछ ऐसे योग बनते हैं कि उनके बच्चे बाहर ही चले जाते हैं। अगर वो साथ रहेगा तो या तो उसके एजुकेशन पे डेंट पड़ेगा, या उसकी मदर की हेल्थ पे डेंट पड़ेगा। ठीक है। छठे घर में भी मैंने देखा है कि मोस्टली 10 में से 7 केस में एजुकेशन उसकी बड़ी दिक्कत से होती है, बीच में छूट जाती है, कोई ना कोई फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से। फोर्थ का बढ़िया है चंद्रमा। तो जैसे वनिष्का जी का फोर्थ में है, तो चाहे अब ये उच्च का हो नीच का हो, थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, लेकिन मोटा मोटी चौथे भाव में चंद्रमा आपको अच्छा फल देगा, जो आपकी मेमोरी आपका साथ देगी। तो आप कोई पढ़ाई करोगे तो वो आप रिकॉल कर पाओगे। ठीक है। सर मेरा थर्ड हाउस में है। थर्ड जैसे हाउस आपने में। बताया था मम्मी का डोमिनेशन है, क्योंकि बचपन से हम्म। मम्मी जॉब करती थी, तो वो है। मगर एजुकेशन मेरा ब्रेक आया था सर। हाँ, तो थर्ड में बहुत अच्छा नहीं है ना। अच्छा नहीं है थर्ड सर। में थर्ड में क्रॉस लगा है ना। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, या एजुकेशन होती है तो उसका बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ, मेरा काम कुछ है सर, मैं कुछ पढ़ाई मेरा अलग है। हाँ, जैसे आपने समझो कॉमर्स से पढ़ा, आप जी चले गए एक्टिंग में, तो फिर वो जी पढ़ाई सर, काम नहीं आई ना। सही है सर मैं सर। एक जानता हूँ कि एक वो बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, लेकिन वो तो फिर उन्होंने कुछ पैकेजिंग इंडस्ट्री में चले गए, वहाँ पे पैकेजिंग का उनका बिजनेस है। तो ओ, उनका थर्ड हाउस मून है, उनकी मदर ही डोमिनेटिंग है घर में। ये ओके चीजें उनकी काफी मैच करती हैं। ठीक है। ओके सर। तो ये दूसरे हाउस में जो चंद्रमा वाले होते हैं, इनका पॉजिटिव जब भी होगा तो मेल चाइल्ड जरूर होगा। हम्म। हाँ, अगर मेरा दूसरे थर्ड का, हाउस है सर। आपका तो थर्ड में है, अगर किसी का हाँ सर। सेकंड में होता है अच्छा अच्छा, ओके सर। तो आप ये चीज लगाओगे कि अगर उसके मेल चाइल्ड नहीं है, यानी चंद्रमा डैमेज है। ठीक है। तो फिर उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगी, पैसे का प्रॉब्लम उसकी लाइफ में। जैसे चंद्रमा 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। ठीक है। तो इसका भी फाइनेंसिस ऐसे ही चलेंगे, और घर में काफी डिस्टरबेंस होने के चांस रहेंगे, क्योंकि ये फैमिली का घर है, यहाँ पे चंद्रमा आ गया, और वो अगर खराब है तो घर में ऑन एंड ऑफ लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। ठीक है। तो ये भी फैमिली लाइफ के लिए अगर ये अच्छा है तो फिर बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर खराब है ही। 7th हाउस में चंद्रमा आप बहुत अ, लोगों के देखोगे जिनके घर में एस्ट्रोलॉजर हैं,
या कोई मेडिसिन में है, या वो उनके घर में किसी को पोएट्री का शौक है। ठीक है। और उनका जितना एजुकेशन होगा वो शादी से पहले हो जाएगा, शादी के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन इट इज अ गुड पोजीशन फॉर मून, 7th हाउस मून अच्छा रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे मूड स्विंग और फ्लक्चुएशंस वो पार्टनर को देगा, क्योंकि ये सामने वाला घर है ना, ये पार्टनर का है। ये पहला घर हमारा है, अगर पहले घर में होगा तो फिर ये हमें देगा मूड स्विंग्स। चंद्रमा अगर यहाँ पे अच्छा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उसको हो सकता है कोई मेंटल इशू हो सकता है। ठीक है। लेकिन चंद्रमा यहाँ वाले मुझे काफी इमोशनल भी दिखे, मदर से काफी रिजेम्बल करते हुए दिखे। सर कहाँ पे, फर्स्ट हाउस क्या? फर्स्ट हाउस। ठीक है। और उनका एजुकेशन, उनको सर काम है। सेकंड हाउस में, सर सेकंड हाउस में आपने बताया था कि अगर ब्रदर है तो मेल चेल भी होगा सर, यानी तो एक ही होगी? हाँ, मतलब मेल चाइल्ड या ब्रदर है तो ये निशानी हाँ, बताता है कि ये चंद्रमा अच्छे फल दे रहा है। तो आपको तो अगर फाइनेंशियल ब्रदर काफी, है तो मेल चेल भी होगा आपको सर? आपको जो है लिक्विड मनी काफी अच्छा देगा। हाँ, ब्रदर है तो मतलब मेल चाइल्ड का योग बनता है। ओके। हम्म, ठीक है। चलो, मेरा जो है ना 3rd अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। तो वहाँ पे मैं ऐसे ही हंसी मजाक में सब सीखेंगे कि कैसे प्रोडिक्शंस होती हैं, कैसे आपको गाइड करना है, कैसे आप बेटर टाइमलाइंस बता सकते हो अपने क्लाइंट को। तो जिसे ज्वाइन करना हो वो कांटेक्ट कर सकता सर मून अगर फर्स्ट हाउस में हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मदर का रिस्पेक्ट करें, मदर का। है। हाँ, मदर का वो जितना रिस्पेक्ट करेगा उसको उतनी तरक्की मिलेगी। मदर से दूर नहीं जाएगा तो अच्छा रहेगा, अगर कोई मेल है तो। मदर ठीक है। मदर के पास मतलब करियर वाइज भी मतलब आसपास में ही मिले तो अच्छा है। और मून आ गया तो घर में कोई एल्डरली लेडी है तो उसका पैर छू के काम पे जाना चाहिए, उसकी ब्लेसिंग्स लेके जाना चाहिए। मदर की ब्लेसिंग्स लेके जो काम करने जाएगा तो वो सफल होगा। सर ठीक है। ओके सर। टाइमिंग नौ अगर, से दस रहेगा ना रात को? हाँ हाँ, नोट। अब ऐसे ही अगर मून की जगह यहाँ पे सन लगा दूं फिर क्या होगा? फिर वो फादर की तरह हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट हाउस हम है, हमारा पूरा शरीर, हमारी सोच कैसी है। सबसे इम्पोर्टेंट हाउस हमारा फर्स्ट हाउस होता है। ठीक है। यहाँ पे सन आ जाएगा तो वो फादर की तरह हो जाएगा, फादर की तरह नेचर, फादर के जैसा दिखने, रिजेंबल करने वाला। ठीक है। तो ईजी है एस्ट्रोलॉजी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बस उसे थोड़ा सा समझने, थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे तो चीज समझ में आ जाएगी कि ये है। सर मुझे भी करना है लेकिन अब सैटरडे को मैं नहीं कर पाऊंगी। ओके। तो हमारा तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का है ना। ओके हम्म। ठीक है। सर मुझे जीरो आता है, आप सोच लीजिए। मुझे हाँ, तो प्लेनेट अच्छे तो से पता है ना सीखना है आपको, सर। प्लेनेट तो पता ही है हाँ आपको। बस प्लैनेट आपको ही पता करना है। क्या है इसमें, सिर्फ ये सब 12 सीख हाउस, जाएगी। 12 हाउस याद होना चाहिए, प्लेनेट और राशि पता होनी चाहिए सर बस। बहुत इंटेलिजेंट है उषांगी। वो सीख हाँ, ऐसे ही जाएगी वो। कुछ ऐसे ही सर बोल रही हूँ सर। मैं क्या बोल रही हूँ उषांगी, अगर आप लोग बोलो तो टाइमिंग सर थोड़ा चेंज हो पाएगा? वो भी देखते हैं। ठीक है, बैच बनने तो फिर देखते ठीक है ठीक है। आठ आठ से नौ बेट 8 से 9 कर सकते हैं क्योंकि सर, 9 अगर से आप 10 लोग। तो बहुत लेट होता है, फिर मेरे तो माइंड में वो एस्ट्रोलॉजी घूमती है फिर सोने के टाइम। तो अच्छी बात है, घूमनी चाहिए रात को। हाँ। चलो। ओके। ठीक। ओके थैंक यू सर। सर। थैंक यू, ओके। गुड नाइट। गुड नाइट।